नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबी न्यूज में आपके साथ रवि राजपूत। हमारे खास कार्यक्रम अपड़ो उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गुरुवार को सचिवालय में देहरादून स्मार्ट सिटी परियोजना की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को निर्देश दिए कि स्मार्ट सिटी के अंतर्गत जो भी कार्य हो रहे हैं उनसे स्मार्ट देहरादून के लिए सबसे अच्छा क्या किया जा सकता है, इस पर विशेष ध्यान दिया जाए। सभी कार्य गुणवत्तापूर्वक तय सीमा के अंतर्गत किया जाए। जनप्रतिनिधियों द्वारा जो भी सुझाव दिए जा रहे हैं उन सुझावों को पूरी गंभीरता से लेते हुए अमल में लाया जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि जन सुविधा के दृष्टिगत स्मार्ट सिटी के कार्य तेजी से पूर्ण किए जाएं। यह सुनिश्चित किया जाए कि जनता का पैसा जनता के हित में सही प्लानिंग और सही उपयोग किया जाए। इसके लिए सभी विभाग के कार्यदायी संस्थाएं समन्वय में बैठकर सभी अधिकारी इस पर विचार करें। वहीं उत्तराखंड में जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए राज्य स्तरीय जैविक खेती कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें प्रदेश के सभी जिलों से किसान शामिल हुए। इस कार्यशाला का मकसद प्रदेश में रासायनिक खेती के बजाय प्राकृतिक खेती को बड़े स्तर पर बढ़ावा दिया जा सके। कार्यक्रम में मुख्य रूप से गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत को बुलाया गया था। आपको बता दें कि आचार्य देवव्रत ने प्राकृतिक खेती के क्षेत्र में बड़े स्तर पर रिसर्च की है। आचार्य देवव्रत ने उत्तराखंड के किसानों से प्राकृतिक खेती को ज़्यादा से ज़्यादा करने का आह्वान किया है। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश में बड़े स्तर पर प्राकृतिक खेती की जा रही है। खेती को जनमानस तक पहुंचाने का अभियान पूरे देश में प्रारंभ किया है। उसी लक्ष्य को लेकर आज उत्तराखंड ने पूरे प्रदेश में प्राकृतिक खेती के बोर्ड का निर्माण किया। जो नमामि गंगे योजना है उसको फलीभूत करने के लिए आगे बढ़े और निश्चित रूप से जैसे हिमाचल प्रदेश में 2 लाख किसान प्राकृतिक खेती कर रहे हैं, क्योंकि उत्तराखंड का पर्यावरण वातावरण बिल्कुल उससे मेल खाता है, तो माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हम पूरे देश में जो प्राकृतिक खेती का अभियान चल रहा है वहाँ से ट्रेनर उत्तराखंड के लिए भेजेंगे, जो गांव-गांव में जाकर किसानों के संगठनों को प्राकृतिक कृषि की ट्रेनिंग देंगे और निश्चित रूप से मिशन आगे बढ़ेगा। लोगों के मन में ये जो धारणा है कि रासायनिक खेती नहीं करेंगे तो उत्पादन कम होगा, ये जैविक खेती में ऐसा होता है। प्राकृतिक खेती में उत्पादन नहीं घटेगा, लागत भी नहीं लगेगी और किसान की भी आय बढ़ेगी, पर्यावरण भी बचेगा, पानी भी बचेगा, गौ माता भी बचेगी, लोगों का स्वास्थ्य भी बचेगा और भारत सरकार का 2.5 लाख करोड़ रुपया प्रति वर्ष विदेशों में यूरिया डीएपी कीटनाशक के लिए जाता है, वो बचकर देश के विकास में लगेगा। तो ये बहुत बड़े पुण्य का कार्य आज उत्तराखंड सरकार के द्वारा माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में, माननीय राज्यपाल महोदय के मार्गदर्शन में और कृषि मंत्री महोदय ने और पूरे विभाग ने जो बीड़ा उठाया है, ये पूरे उत्तर प्रदेश के किसानों को भाग्य को बदलने वाला होगा। धन्यवाद। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व और मार्गदर्शन में गुजरात के महामहिम राज्यपाल आचार्य देवव्रत जी पूरे देश के अंदर प्राकृतिक कृषि को बढ़ाने के लिए लगातार काम कर रहे हैं और आज यहाँ पर भी उन्होंने कार्यशाला में अपना उद्बोधन हमारे किसानों को दिया है और हमने तय किया है कि उत्तराखंड के अंदर हम प्राकृतिक कृषि को बढ़ाने के लिए हर संभव काम करेंगे। उसके तहत जहां हम प्राकृतिक कृषि बोर्ड का गठन करेंगे, हमने 10 करोड़ रुपए की धनराशि का प्रावधान किया है। इसके साथ साथ नमामि गंगे कॉरिडोर भी बनाएंगे और किसानों को प्रशिक्षित करने के लिए निकट भविष्य में हम पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय में आगे ऐसे कार्यक्रम आयोजित करेंगे, कार्यशालाएं आयोजित करेंगे, सीधे सीधे किसानों को जोड़ेंगे और उनके प्रोत्साहन के लिए और उनको प्राकृतिक कृषि के प्रति लगातार जोड़ने के लिए जो भी हमारे प्रयास होंगे वो हम करते रहेंगे।
मैं आपके चैनल के माध्यम से हम भरोसा दिलाते हैं, जैसा कि उन्होंने कहा कि हिमाचल के अंदर 2 लाख किसान प्राकृतिक खेती में ट्रेंड हुए हैं। माननीय राज्यपाल ने 3 लाख की बात की है। मैं फौजी आदमी हूँ, तो हमने आज संकल्प लिया है कि 3,51,000 किसानों को हम इससे जोड़ेंगे और किसानों की आय दुगनी करने का जो मोदी जी का संकल्प है, माननीय मुख्यमंत्री धामी जी कहते हैं, उसको हम पूरा करेंगे। और मुख्यमंत्री जी का आभार करता हूं कि मेरे अनुरोध पर आज प्राकृतिक कृषि बोर्ड का गठन हुआ है, कॉरिडोर का गठन हुआ है। निश्चित ही इस दिशा में एक बहुत सार्थक कदम होगा। और 2025 में जब हमारा राज्य 25 साल का होगा, हमने संकल्प लिया है कि जो मैंने कहा हम उसको पूरा करेंगे। ये हमारी सरकार का संकल्प है, क्योंकि चाहे माननीय मुख्यमंत्री जी हों, यहाँ के माननीय राज्यपाल हों, उनका आशीर्वाद लगातार मुझे मिल रहा है। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड में प्राकृतिक खेती का शुभारंभ होने के उपलक्ष्य में आयोजित राज्य स्तरीय प्राकृतिक खेती कार्यशाला में प्रतिभाग किया। इस दौरान उन्होंने कार्यक्रम को भी संबोधित किया। उन्होंने कहा कि मैं आप सभी का राज्य स्तरीय प्राकृतिक खेती कार्यशाला में आने पर हार्दिक बधाई एवं अभिनंदन करता हूँ। इस कार्यशाला के जरिए प्राकृतिक कृषि के क्षेत्रों में किए जा रहे नवीन प्रयासों के बारे में चर्चा करेंगे। मुझे पूरा विश्वास है कि इस मंथन में हमें प्राकृतिक कृषि के क्षेत्र में नई संभावनाओं को उजागर करने का अमृत प्राप्त होगा। इस कार्यशाला के द्वारा हम प्राकृतिक कृषि को बढ़ावा देने के उपायों तथा प्राकृतिक कृषि के क्षेत्र में किए जा रहे नवीन प्रयासों पर चर्चा करेंगे। मुझे पूरा विश्वास है कि इस मंथन से एक ऐसा अमृत प्राप्त होगा जो प्राकृतिक कृषि के क्षेत्र की संभावनाओं के नए द्वार खोलने में सहायक सिद्ध होगा। भाइयों बहनों, हम सब जानते हैं कि जब भी दुनिया के अंदर भारत की बात होती है तो हमें कृषि प्रधान देश के रूप में देखा जाता है, जाना जाता है और माना जाता है। कृषि भारत की मूल व्यवस्था, मूल जो हमारी अर्थव्यवस्था है, उसका मूल आधार है। जब भारत में गुलामी का कालखंड प्रारंभ हुआ था तो हमारे देश की परंपरागत जो कृषि को इससे सबसे अधिक किसी को नुकसान हुआ था तो हमारी परंपरागत कृषि को हुआ था। और उसको त्यागने के कारण से जहां एक ओर फसलों की गुणवत्ता में कमी आई, वहीं दूसरी ओर अनेक बीमारियां भी उत्पन्न हुई। जैसा अभी गणेश जोशी जी कह रहे थे, यहाँ पर तमाम प्रकार के जो कैंसर है, डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है, ब्लड प्रेशर है, तमाम प्रकार की किडनी के रोग, हार्ट के रोग, लीवर के रोग, सांस के रोग, तमाम प्रकार के जो रोग हैं वो इस जो हमारी व्यवस्था थी, परंपरागत व्यवस्था, उस व्यवस्था को त्यागने आज प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में देश में कृषि प्राकृतिक कृषि को बढ़ावा मिल रहा है। और पिछले दिनों हमने माननीय गृह मंत्री जी के एक मीटिंग हमारी पूरे देश के मुख्यमंत्रियों की हुई थी। जितने भी हमारे मुख्यमंत्रीगण थे सभी ने उसमें प्रतिभाग किया था। और उस मीटिंग में मुझे तब भली भांति भारत सरकार के कार्यक्रमों के बारे में, आचार्य देवव्रत जी का जो इसमें चिंतन और मंथन चल रहा है उसके बारे में, इस मीटिंग का जो एजेंडा था वो भी प्राकृतिक कृषि को बढ़ावा करना था। प्राकृतिक कृषि और डिजिटल फार्मिंग दोनों पर जो है उस पर एक बड़ा हम लोगों ने एक चर्चा माननीय गृह मंत्री जी के सानिध्य में सब लोगों ने की थी। उसमें से बहुत सारे विषय निकले थे। इस बार के कृषि बजट में कृषि को हाईटेक बनाने के साथ साथ प्राकृतिक कृषि पर भी अभूतपूर्व रूप से फोकस किया गया है। किसी को केंद्र बिंदु बनाया गया है तो हमारे देश के अन्नदाता किसान भाइयों और बहनों को बनाया गया है। प्राकृतिक खेती को बढ़ावा मिलने से हमारे किसान बंधु अपनी आत्मनिर्भरता के पथ पर आगे बढ़ रहे हैं। लगातार इस क्षेत्र में हम आगे बढ़ रहे हैं और मैं उत्तराखंड की दृष्टि से भी। वहीं आज़ाद हिंद फौज के महानायक वीर शहीद केसरी चंद के 103वें जन्मोत्सव पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी देहरादून स्थित पवेलियन ग्राउंड पहुंचे। इस मौके पर वीर शहीद केसरी चंद युवा समिति के कार्यकर्ताओं की ओर से मुख्यमंत्री का स्वागत किया।
वहीं आज़ाद हिंद फौज के महानायक शहीद केसरी के चित्र पर पुष्प चढ़ाकर मुख्यमंत्री ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि सैनिक पुत्र होने के नाते स्वतंत्रता सेनानियों के कार्यक्रमों में शिरकत करना उनके लिए एक सौभाग्य की बात है। आए हुए सभी अतिथिगण, सभी हमारे बड़े बुजुर्ग, सभी उपस्थित माताएं, बहनें, मेरे नौजवान साथियों, मैं चूंकि पिछले वर्ष इस कार्यक्रम में मैं आना चाहता था, लेकिन मैं पिछली बार आ नहीं पाया पूर्व निर्धारित कार्यक्रमों के कारण से। और मैंने उस दिन सच में कहा था कि मैं पिछली बार क्यों नहीं आ पाया इस कार्यक्रम में, और इस बार जरूर आप सबके बीच में आऊँगा और आज़ाद हिंद फौज के महानायक वीर केसरी चंद जी को अपनी श्रद्धांजलि जरूर अर्पित करूंगा। आप सबके बीच में आकर मैं देख रहा हूं कि वास्तव में ये धरती हमारी वीरों की धरती है। ये धरती हमारी जो त्याग करने वाले हैं, बलिदान करने वाले हैं, उनके लिए समर्पित धरती है। मैं इतनी बड़ी अपार जनसमूह को देखकर ही कह सकता हूं, मैं भी आज़ाद हिंद फौज के वीर शहीद केसरी चंद जी को अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं। मैं अपने सैनिक राज्य और सैन्य परंपराएं, ये हमारी महान विरासत है, जिसमें एक बड़ा योगदान हमारे जौनसार भावर क्षेत्र के और जनजाति समाज का भी है, जिसका प्रतिनिधित्व शहीद केसरी चंद जी ने बखूबी किया। भारत के स्वतंत्रता संग्राम में जनजाति समाज के इसी योगदान को देखते हुए आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने प्रत्येक वर्ष 15 नवंबर को जनजाति गौरव दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा पिछले वर्ष की थी, जिसे हमारी सरकार ने पिछले वर्ष बहुत ही धूमधाम से मनाया। और मुझे आप सभी को बताते हुए हर्ष हो रहा है कि इस वर्ष भी यह कार्यक्रम हमारे प्रदेश में बहुत ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जाएगा। आज हमारा प्रदेश उत्तराखंड देश की सुरक्षा में सबसे बड़ा योगदान देने वाला राज्य है। भारत के महानायकों में भी उनकी प्रथम स्थान है। वीर शहीद केसरी चंद युवा समिति को केसरी चंद के इस महोत्सव को आयोजित करने के लिए मैं ढेर सारी बधाई देता हूँ, ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूँ। आशा है समिति द्वारा इस प्रकार के आयोजन से विशेषकर उत्तराखंड के युवाओं को, हमारे सब नौजवानों को, आने वाली पीढ़ी को वीर शहीदों के जीवन से प्रेरणा मिलेगी। और एक आज़ादी का जो अमृत महोत्सव, इस बार आज़ादी के 75 साल पूरे होने पर हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के आह्वान पर पूरे देश। वहीं कांग्रेस पार्टी को उत्तराखंड में मजबूत करने के लिए आज अल्मोड़ा में प्रदेश कांग्रेस के दिग्गज नेताओं द्वारा मंथन किया जा रहा है, जहां पर कांग्रेस के ब्लॉक एवं जिला स्तरीय अधिकारियों के साथ प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा, प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव, नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य, उप नेता प्रतिपक्ष भुवन कापड़ी संबोधित किया। वहीं बैठक में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा की तर्ज पर उत्तराखंड में भी माड़ा से पदयात्रा निकाली जाएगी, इस विषय पर भी मंथन हुआ। माननीय राहुल गांधी जी उत्तराखंड तो नहीं पहुंच पाएंगे, क्योंकि ये एक लंबा रास्ता है और जो तय हुआ था उसके अनुसार उनका रूट रहेगा। लेकिन हमारा और सबका फर्ज बनता है कि हम माननीय राहुल गांधी जी के इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए और जो संदेश इस यात्रा के द्वारा देना चाहते हैं, उस संदेश को लेकर अपने पूरे प्रदेश में यात्राओं का आयोजन करें। उसी संदर्भ में आज हमने अपने संगठन की कार्यकारिणी की, ब्लॉक प्रेसिडेंट्स और डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट्स की यहाँ पर मीटिंग बुलाई है। उसी संबंध में आज हम यहाँ पर चर्चा करेंगे किस तरीके से हम उसको सफल बना सकते हैं, कहाँ से कहाँ हमें आयोजित करनी चाहिए और किस तरीके से क्या स्वरूप लेकर इस भारत जोड़ो यात्रा के मैसेज को हम एक आम जनता तक किस तरीके से पहुँचाएं, उसी बारे में आज की ये मीटिंग रखी गई है। देखिए, प्रदेश कांग्रेस कमेटी द्वारा कुमाऊं मंडल के जो हमारे वरिष्ठ नेता हैं, हमारे प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदस्य हैं, हमारे ब्लॉक इकाइयों के, नगर इकाइयों के और जो हमारे विभिन्न प्रकोष्ठ हैं, सभी की एक बैठक यहाँ पर आयोजित की है, आहूत की गई है। और निश्चित रूप से जो आगामी चुनाव भी हैं,
किस तरह संगठन को मजबूत किया जाए और किस तरह से बूथ लेवल तक कांग्रेस संगठित हो और क्या आगे में भविष्य की हमारी रूपरेखा है, क्या रणनीति है, क्या कार्यक्रम हम तय करने जा रहे हैं। भारत जोड़ो यात्रा जो आदरणीय राहुल गांधी जी का एक पूरे देश भर में संदेश देना चाहते हैं, भाईचारे को मजबूत करने के लिए, कौमी एकता को मजबूत करने के लिए और धर्म और मजहब की जो राजनीति है, देश को बांटने की जो कोशिश की जा रही है, उसको लेकर निश्चित रूप से कांग्रेस ने हमेशा महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। अनुवांशिक संगठनों की बैठक का है, जिसमें पीसीसी मेंबर्स की हम एक बैठक देहरादून ले चुके थे, लेकिन कुछ ये मानना था कि कुमाऊं में भी ये बैठक होनी चाहिए। तो आज ब्लॉक अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष और पीसीसी के मेंबर्स की ये बैठक है और मुख्य इसमें जो एजेंडा है वो जो भारत जोड़ो यात्रा का अभियान उत्तराखंड में शुरू होना है, उसको लेकर विचार मंथन है, ताकि हम जो माणा से शुरू हो रहा है उसको कैसे करेंगे। ब्लॉक लेवल पर भी ये यात्रा हमारी होनी है जो हमारे न्याय पंचायत स्तर तक जाएगी, तो उसी के लिए विचार विमर्श के लिए हम आए हैं और आगे की रूपरेखा पार्टी की क्या रहेगी कि आने वाले सन्निकट अभी हमारे चुनाव भी हैं, पंचायत इसके नगर पालिकाओं के और उसके बाद एमपी के चुनाव भी हैं, तो उसके लिए भी हमने अपने ब्लॉक अध्यक्ष और जिला अध्यक्षों से, क्योंकि कुछ लोग इस समय पद छोड़ेंगे भी, जो 5 साल से ज़्यादा के उनको पद छोड़ना है, नए लोगों को उनकी जगह लेनी है, उसी तरीके से ब्लॉक में है, तो हम सबके विचार भी लेना चाह रहे हैं और सुझाव भी ले रहे हैं। और जो राहुल गांधी की यात्रा में जिन लोगों ने 3 दिन के लिए सम्मिलित होना है, वो नाम भी सुझाए जाने हैं, तो वो हम ब्लॉक अध्यक्षों से 2-2 नाम हमने मांगे हैं, ताकि हमारे प्रदेश का भी प्रतिनिधित्व उसमें हो सके, ताकि और जो दूसरी यात्रा हमारी माणा से है, फिर दूसरी यात्रा हमारी श्रीदेव सुमन जी के यहाँ से है टिहरी से, तीसरी यात्रा नैनीताल जनपद में हम करेंगे और कुमाऊं में एक और यात्रा होगी और फिर हरिद्वार में हर की पौड़ी में इसका अंत हम करेंगे। तो बद्रीनाथ से शुरू करके हर की पैड़ी तक ये यात्रा चलेगी और एक पखवाड़ा हम मनाने वाले हैं जो 14 नवंबर से शुरू होगा और 19 नवंबर को इंदिरा जी के जन्मदिन तक वो 6 दिन का पखवाड़ा है, जिसमें विशेष कांग्रेस से संबंधित विचार गोष्ठियाँ। वहीं कोटद्वार जल संस्थान के अधिशासी अभियंता की अनदेखी कोटद्वार की जनता पर भारी पड़ती नजर आ रही है। पेयजल तकनीकी फील्ड कर्मचारी संगठन अपनी 11 सूत्री मांगों को लेकर अधिशासी अभियंता कार्यालय के परिसर में धरने पर बैठ गए हैं। संगठन ने विभाग को चेतावनी दी है कि जब तक उनकी 11 सूत्री मांगों पर सकारात्मक कार्रवाई नहीं होती, तब तक उनको ये आंदोलन जारी रखना होगा। मांग तो एक है और अधिकतर मांगे जो शाखा स्तर की है इनकी, जो इनके जुरिडिक्शन में आती है आदिवासी बंदे की। लेकिन इनकी हट धर्मिता ये है कि बोनस का पेमेंट हमने, मैं महामंत्री हूँ, प्रांतीय महामंत्री, बोनस का पेमेंट हमने दिवाली से पहले करा दिया था सब जगह। यहाँ भी हमने मेल करा दिया था, लेकिन इन्होंने जानबूझ के दिवाली से अगले दिन भी 4 बजे बैंक को भेजा। अब कोई तो निकाल सके, किसी एटीएम ना हो तो कैसे निकाल लगा। इनका इतिहास वैसे जहाँ भी रहे हैं, इनका इतिहास बहुत अच्छा रहा है ना। ये हर जगह कर्मचारी भी, ये हल्द्वानी रहे हैं, नैनीताल से आए हैं ट्रांसफर होकर, देहरादून यही रहे हैं, तो ये हमेशा कर्मचारी विरोधी रहे। अगर इनका यही रवैया रहा तो प्रांत लेवल पर इनके खिलाफ धरना लगाया जाएगा, इन्हें हटवाया जाएगा। और यहाँ भी जरूरत पड़ी तो यहाँ पूरे प्रांत को हम बुला देंगे, पूरे प्रांत का धरना यहाँ लगा देंगे इनके खिलाफ। सर्वप्रथम मैं अधिशासी अभियंता महोदय को ये कहना चाहता हूँ कि आपकी जो हठ धर्मिता आपने अपनाई है, आपने बोनस के दिन आप तो अपने घर से ले गए, लेकिन यहाँ पे जो हमारे बॉन्ड वाले आदमी हैं जिनको 1182 रुपये दैनिक वेतन भोग हैं, उन्होंने दिवाली कैसे मनानी है। चलो नियमित कर्मचारी तो एक बार के लिए उधारी मांग लेगा। ये अधिशासी अभियंता को ये मालूम नहीं है कि एक हिंदुओं का, एक उजाले का एक ऐसा पर्व है जिसमें कि सबको पैसा चाहिए होता है। न तो आदमी अपना ऐसा खर्चा करता है, खुल के खर्चा करता है। 2-3 प्रमुख मांगे हैं। एक तो इनको जो दिवाली बोनस का इशू था इनका, वो कुछ इनको कंफ्यूजन है। दीपावली बोनस के लिए आदेश 21 तारीख को हुए थे और 21 तारीख को इसका भुगतान बैंक को कर दिया गया था। 22 तारीख को सैटरडे था, उस दिन बैंक का अपना अवकाश था। 23 को संडे था, 24 को दीपावली अवकाश था। 25 तारीख की सुबह बैंक से सभी के खाते में पैसा चला गया था, तो वो एक इनको भ्रम की स्थिति रही है। और दूसरा, ओवर टाइम और वर्दी के लिए उनकी अपनी डिमांड थी, तो उसका भुगतान किया जा रहा है, उसकी कार्रवाई चल रही है। आज इसका भुगतान हो जाएगा, उसकी उच्च स्तर से स्वीकृति ले ली गई है। धरना से होने के कारण से भुगतान नहीं हो पाया था।
का भुगतान आज कर रहे हैं हम लोग। और बाकी कुछ कर्मचारी की अपनी निजी समस्याएं, किसी का कोई सेवानिवृत्ति के प्रकरण है, कुछ तरह की चीज़ें, उनको सुलझा लिया जाए। और जो ये लगातार ये स्ट्राइक पे बैठे हुए, तो इससे पहले भी आपके इनके साथ वार्ता हुई थी, तो क्या कुछ आप हाँ, नहीं वार्ता तो नहीं, उन्होंने इसको देने के लिए कहा था, तो उस पर उस संबंध में बात हुई थी। और आज इनको अपना एक दिन के लिए उन्होंने अपना धरने का अपना वो किया था, और आज से भी वार्ता करके से धरना समाप्त इनका तो ये भी कराना चाह रहे हैं कि अगर इनकी मांगे पूरी होती है अनिश्चितकालीन धरना करेंगे। नहीं, ठीक है, वो मांगे पूरी हो रही है, जो जायज़ मांगे होंगी उसका वो पूरी होंगी, जो हमारे स्तर से नहीं होते उच्च स्तर से होनी होंगी, तो उसके लिए वो उच्च स्तर को अपना प्रकरण। वहीं बीते 1 नवंबर को आवास विकास निवासी शंकर शर्मा ने ITI थाने में तहरीर दी कि IGL फैक्ट्री में केमिकल के 35 ड्रम कानपुर ले जाने के लिए फरमान ट्रांसपोर्ट से बुक कराए थे। माल 26 अक्टूबर की शाम 4 बजे IGL से कानपुर लाने के लिए निकला था, जिसे दूसरे दिन प्रातः कानपुर पहुंचाना था, परंतु अब तक माल कानपुर नहीं पहुंचा। वहीं तहरीर के आधार पर थाना ITI पर फरमान के विरुद्ध रिपोर्ट दर्ज की गई। आज ITI थाने में घटना का खुलासा करते हुए CO वंदना वर्मा ने बताया कि चोरी किए गए माल को बरामदगी हेतु वरिष्ठ पुलिस के निर्देशानुसार पुलिस टीम का गठन किया गया है। एक ये शिव शंकर शर्मा है, इनके द्वारा थाने पे आकर एक तहरीर दी गई थी कि इनका यूजुअली IGL से कुछ ये लोग अपना क्लियरेंट लेते हैं, केमिकल लेते हैं, उसको ये जाता है इनका माल काशीपुर से कानपुर। तो इसमें ये ट्रांसपोर्टर्स को यूज़ करते हैं, छोटे छोटे ट्रांसपोर्टर्स, इसमें मिडिलमैन रहते हैं। तो शिव शंकर शर्मा ने इसमें अपना लगभग 13 लाख का माल था, जिसमें 35 ड्रम थे जिसके अंदर केमिकल था। ये माल पहुंचाना था कानपुर, और इसके लिए इन्होंने फरमान, जो कि संभल का रहने वाला है, इसको सामान दिया था। पूरी जानकारी फरमान को थी, इसमें कितना माल है, क्या करना है। परंतु ये माल प्रॉपर कानपुर पहुंचने से पहले ही बीच से ये फरमान और इसके साथ के 2 व्यक्ति, मोहम्मद अहमद और अकील अहमद, जो कि टांडा रामपुर के रहने वाले हैं, इनके द्वारा ये माल बीच में ही गायब कर दिया गया। तो इसमें इनके द्वारा मुकदमा पंजीकृत कराया गया। इसमें हमने सभी लोगों की लोकेशंस वगैरह निकाली और तुरंत इसमें हमारी टीम को रवाना किया। और इसमें ये फाइनली इसमें हमें 35 जो भी माल गया था, 35 जो ये ड्रम गए थे, इसमें से 26 ड्रम हमें बरामद हुए हैं माल सहित। शेष जो 9 हैं वो बता रहे हैं कि वो बेच दिए गए हैं, उनकी भी हम लोग अभी तस्दीक कराएंगे। और इसमें जो इस गाड़ी का इस्तेमाल हुआ था, जो ट्रक इस्तेमाल हुआ था, उसको आगे बुकिंग में भेज दिया गया है, क्योंकि ये रेगुलरली इस तरह का काम करते थे। कुल मिला के 3 अभियुक्तों की गिरफ्तारी है, फरमान, मोहम्मद अहमद और अकील अहमद, और इनसे 26 ड्रम बरामद हुए हैं और इनको आज माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जाए। फिलहाल इस बुलेटिन में हमारे साथ इतना ही। बाकी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए NB न्यूज। नमस्कार।